हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई प्रॉपर चल रही होगी। आज हमारा जो वीडियो है ये हमारी 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज का अगला वीडियो है। और जैसा कि लास्ट के वीडियोस में हमने मीडियंस ऑफ ट्राइंगल डिस्कस किया, उस पे 2 वीडियोस हमने डिस्कस किए और सेंट्रॉयड एंड ऑल सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सरकम सेंटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। तो डिटेल में समझेंगे कि भैया सरकम सेंटर क्या है और इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सब कुछ बहुत डिटेल में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टॉपिक है हमारा, जैसा मैंने बताया, सरकम सेंटर। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भैया? हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं परिकेंद्र। अब क्या होता है परिकेंद्र, सबसे पहले समझते हैं। अब देखो परिकेंद्र क्या होता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबार्धक खींचे जाएं, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो बिंदु होता है सरकम सेंटर या परिकेंद्र। क्या कहा मैंने, अब आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है एबीसी, मैं इसकी नेमिंग कर ले रहा हूं। अब इस एबीसी ट्राइंगल में मैंने क्या किया, इन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। कई भाइयों को डाउट होगा कि भैया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, तो डिटेल में पहले आपको समझा दे रहा हूं। मान लो ये एक लाइन है। अब इस लाइन में क्या करूं मैं, इस जगह से इसकी आधे से ज्यादा दूरी का, आधे से ज्यादा दूरी, या फिर आप पूरी ले लो, एक आर्क मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, यहां से एक आर्क मैंने ऐसे लगा दिया और ऐसे, और जब मैंने इनको मिला दिया तो ये जो रेखा है ये 90 डिग्री पे कट करेगी और ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मैं तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, जैसे मान लो कि यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां पर इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर लिया और यहां पर मान लो कि इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया, तो जो ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, यानी जहां तीनों भुजाओं के लंबार्धक काटते हैं। अब लंबार्धक का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमारा सरकम सेंटर हमें मिलता है। ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब सरकम सेंटर की अगली क्या बात आती है, यहीं पर जरा समझते हैं कि जो ये सरकम सेंटर है परिकेंद्र, यहां से क्या ड्रॉ होगा? यहां से ड्रॉ होगा सरकम सर्कल यानी परिवृत्त। यहां से अगली चीज क्या ड्रॉ होगी? सरकम सर्कल, जिसे हम हिंदी में कह रहे होते हैं परिवृत्त। अब ये क्या है? मान लो कि ये मेरे पास क्या था, एक ट्राइंगल था और यहां पर मैंने इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से ये, और ये पॉइंट मिल गया मुझे सरकम सेंटर। तो अब देखो, सर्कल अगर यहां से कोई ड्रॉ होगा तो सर्कल की रेडियस क्या होती है? बराबर होती है। मतलब केंद्र से उसकी पेरिफेरी में कोई भी बिंदु होगा वो बराबर होगा। तो होता क्या है कि अगर मैं यहां पर इनको ए बी और सी कह दूं और इस पॉइंट को मैंने ओ कह दिया, तो O से लेकर A की दूरी, O से लेकर B की दूरी और O से लेकर C की दूरी, ये तीनों दूरियां आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी दिस पार्ट इज R, दिस पार्ट इज ऑल्सो R एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो R। इसे ही हम कहते हैं सरकम रेडियस। अब अगर आप इस बिंदु से इस रेडियस को लेकर कोई वृत्त ड्रॉ करोगे तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों केंद्र से बराबर दूरी पर है, यानी जो वृत्त जाएगा वो तीनों वर्टेक्स को, तीनों शीर्षों को टच करता हुआ जाएगा। तो यहां से अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब यहां पर जो ये सर्कल हुआ है, इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? इस सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल, या फिर इसे हम कह रहे होते हैं परिवृत्त, जैसा कि मैंने पहले भी लिखा हुआ था। और यहां पर जो ये रेडियस है, जो केंद्र से त्रिभुज के वर्टेक्स की डिस्टेंस है, यानी कि ये पार्ट या फिर ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं सरकम रेडियस। इसे हम क्या कह रहे होते हैं? सरकम रेडियस, या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं परित्रिज्य। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। 3 पॉइंट मैंने लिखे,
पहला मैंने लिखा कि भैया परिकेंद्र या सरकम सेंटर क्या होता है तो जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसको अगर मैंने ओ कहा तो ये आपका सरकम सेंटर है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स की दूरियां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सरकम रेडियस। जैसा मैंने यहां पर दिखाया कि इस पॉइंट से तीनों वर्टेक्स आपस में क्या है, ये बराबर दूरी पर है, तो इसे हम कहते हैं, इस दूरी को कहते हैं सरकम रेडियस। और अगर इस सरकम रेडियस को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा तो वृत्त के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा, तीनों शीर्षों को टच करता हुआ वो सर्कल बनेगा, जिसे हम कहते हैं परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल। एकदम बहुत बेसिक से बताया, कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस किया। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भैया क्या होता है हमारा सरकम सेंटर, सरकम सर्कल एंड सरकम रेडियस। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। अब इसमें जो अगला पॉइंट आता है कि भैया ये सरकम रेडियस क्या होती है, या यहीं पर आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पहले मैं उसको बता दे रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ रखा था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी सर्कल। मैं लेटर भी पढ़ाऊंगा ही आपको, तो मैं जरा आज उसको प्रूफ करता हूं। देखो अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, और इस ट्राइंगल की नेमिंग मैंने कर दिया है ABC, A, B एंड C, और अब मैंने क्या किया यहां पर कि भैया मान लो कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने क्या माना है, ये सरकम सेंटर है। ठीक है, मैंने मान लिया, तो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करना हूं, इस पॉइंट को मैंने O कहा। अब यहां से मैंने क्या किया, कलर चेंज करके मैं यहां पे दिखाता हूं, B से मैंने O को मिला दिया, ये एक पॉइंट आ गया, O से मैंने C को मिला दिया। ठीक है, और एक और चीज ले ली, यहां पर मैंने इसको मिला दिया AO को। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि O क्या है, O है सरकम सेंटर, वहां से क्या बनते हैं, सरकम रेडियस बनते हैं, और अभी जस्ट बताया कि सरकम रेडियस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब अपने को ये बात तो पता है कि भैया ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे एक बात बताओ कि ये जो त्रिभुज OBC बन रहा है, ये त्रिभुज OBC किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बात समझ में आ गई कि दिस इज नथिंग बट आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर बराबर भुजाएं जहां पर मिल रहे हैं, उस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाले तो वो उसे बाइसेक्ट करेगा, यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर मैं यहां से इसको दूसरे कलर से ले रहा हूं, यहां से मैं इस वर्टेक्स से यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये 90 डिग्री पर है, और ये पार्ट आपस में बराबर भी होंगे, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम D कह दूं तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, BOD और COD। कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल अपने पास बना है BOD और दूसरा ट्रायंगल अपने पास बना है COD, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है। अब अगर दोनों सर्वांगसम है भैया तो सारे कोण बराबर होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। किसी को डाउट आ रहा है कि भाई सर्वांगसम कैसे है, तो देख लो OB और OC आपस में बराबर है, इसी तरीके से BD और CD आपस में बराबर है। ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, यहां पर कॉमन लाइन है, तो तीनों भुजाएं बराबर है तो सर्वांगसम ही, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, मैंने इस एंगल को मान लिया कि भैया ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, मैंने मान लिया। अगर ये पूरा कोण A है, A में से थीटा निकल गया तो ये बचा वाला एंगल कितना आ जाएगा, A माइनस थीटा, बोलो हाँ या ना। बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा, A माइनस थीटा। भाई पूरा A है, थीटा एक पार्ट मैंने मान लिया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, A माइनस थीटा। अब अगर ये A माइनस थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो A माइनस थीटा। कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो भाई यहां पर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इनको मैं अलग अलग नोटेशन दे रहा हूं इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो अगर ये थीटा है तो आपको पता है कि OA और OB भी आपस में बराबर हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूं, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब जरा देखना ध्यान से,
अब अगर मैं पूरे एंगल की बात करूं, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना है, बी है। क्लियर है भाई, ये पूरा एंगल कितना है, बी, और उसमें से ऊपर का पार्ट कितना हो गया, थीटा। तो मैं कहूं कि रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो आप कह सकते हो भैया रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा बी माइनस में थीटा। कितना आ जाएगा, बी माइनस थीटा। एकदम क्लियर है। अब जरा यहां पर देख लो, अगर मैं कहूं कि ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, तो आप जरा ध्यान से देखना, पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है सी, जिसमें से ये ऊपर का पार्ट है ए माइनस थीटा, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट आएगा वो आ जाएगा सी माइनस ए प्लस थीटा। बोलो हाँ या ना। जो रिमेनिंग पार्ट है सी में से ए माइनस थीटा को घटाया जाएगा, और जब घटाओगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है, बेसिक कैलकुलेशन। अब मैं यहां पर बढ़ता हूं भैया कि अब आप देख लो, आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ओबीसी। कौन सा है, ट्राइंगल ओबीसी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब जरा मैं समझाता हूं। तो त्रिभुज ओबीसी के जरा मैं तीनों एंगल लेता हूं, तो एक एंगल तो बन रहा है बी माइनस थीटा, तो मैंने लिया भैया बी माइनस थीटा। दूसरा एंगल मुझे क्या दिख रहा है, सी माइनस ए प्लस थीटा, तो प्लस में मैंने लिखा सी माइनस ए प्लस थीटा। और तीसरा एंगल जो मुझे दिख रहा है दैट इज बीओसी, जो एंगल मैं निकालना चाह रहा हूं, एंगल बीओसी, यानी कि ये पूरा एंगल मुझे चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, मैंने लिख लिया एंगल बीओसी, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब जरा देखो, ये भैया माइनस थीटा और प्लस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर। अगर मैं यहां से कहूं कि एंगल बीओसी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ जाएगा 180 माइनस, और फिर देखो ये b इधर जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस का b आ जाएगा। ये c इधर आ जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, माइनस का c आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा देखो, अब ये आ जाएगा एंगल BOC बराबर कितने आ जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 180 माइनस, और ये मैंने लिख लिया B प्लस C माइनस A, ऐसे लिख सकता हूं। माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो इस तरीके से लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं जरा समझा रहा हूं मैं। अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ABC देखूं, तो आपको पता है भैया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये बराबर किसके है, 180 के। मुझे B प्लस C की वैल्यू चाहिए, यानी कि एंगल B प्लस में एंगल C ये बराबर आ जाएगा 180 माइनस A के। तो मैं इस पार्ट की जगह क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस A लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं है। तो अब ये आ जाएगा 180 माइनस में 180 माइनस A, और ये आ जाएगा माइनस का A। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों माइनस A बन जाएंगे प्लस के A, और 180 से 180 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2A। तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2A। अब जरा फिगर पे देखो, कोण BOC यानी कि ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल बन रहा है 2A के। ये पूरा एंगल कितना था, A, और ये कितना बन रहा है, 2A बन रहा है। यहां तक बात क्लियर। तो इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 2A। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब जो मैंने प्रॉपर्टी से शुरुआत किया था, मैंने क्या बताया था कि भैया वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। मन में आ रहा होगा कि साहब कहीं वृत्त तो बना ही नहीं, तो देखो अभी जस्ट बताया था। अल्टीमेटली अगर O इज सर्कम सेंटर, तो यहां पर कुछ इस तरीके से ही तो आपका ये सर्कल बनेगा। तो केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या है, 2 गुना है। ये बात भी यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं सरकम सेंटर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ये बात यहां तक प्रूफ हो गई, आपको आराम से समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक कैलकुलेशन मैंने यहां पर किया हुआ था, ठीक है। अब यहीं पर एक बात और समझ लो। एक बात और मैं क्या समझता हूं कि देखो, अगर ये टोटल 2A था, और मैंने भी जस्ट प्रूफ किया है कि ट्राइंगल BOD और COD, BOD और COD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये पूरा एंगल 2A है, तो ये वाला एंगल A आ जाएगा, ये एंगल भी A आ जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक एकदम क्लियर है कि दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, A एंड A। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आपको एकदम क्लियर होगा। अब इसी को रिलेट करते हुए एक और प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आपको सब कुछ एक ही फिगर से, एक ही प्रॉपर्टी से आगे जोड़ते हुए मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाते हुए चलूंगा आगे। तो जरा मैं अगली प्रॉपर्टी देखता हूं। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है, समझिएगा। मैंने क्या फिगर बनाया था भैया, ये रहा अपने पास एक ट्राइंगल। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से यहां पर ये ट्राइंगल बना दिया। हियर इट इज A, हियर इट इज B, हियर इट इज C, ठीक है।
अब यहां पर क्या था, अपने पास सरकम सेंटर था, यहां से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, यहां से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये दोनों मिला दिए मैंने, ये पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। यहां तक भी कोई डाउट आपके पास नहीं होगा। अब जरा देखना यहां पर, अगर मैं यहां पर देखूं, मैंने इस वाली टोटल भुजा को क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। इस वाली टोटल भुजा को मैंने कितना मान लिया है, स्मॉल बी मान लिया। सिमिलरली इस वाली भुजा को मैंने कितना मान लिया, स्मॉल सी मान लिया। जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल का नोटेशन करते हैं वैसे मैंने लिख लिया। यहां तक बात क्लियर। अब जरा देखो, अब अगर मैं यहां पर आपको एक बात समझाऊं, अभी जस्ट जो बताया था कि यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरीके से काम करेगा, क्योंकि ओबीसी क्या है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ओबीसी। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपके पास नहीं है, ठीक है। अब देखो ये पार्ट कितना हो जाएगा, बीडी, तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी ए का आधा आ जाएगा। इसी तरीके से सीडी भी कितना आ जाएगा, ये भी आधा आ जाएगा, तो ये भी a/2 आ जाएगा, ये भी a/2 होगा। यहां तक भी कोई डाउट नहीं। और अभी जस्ट बताया कि भैया ये वाला एंगल ए होगा और ये वाला एंगल भी ए होगा, क्योंकि पूरा एंगल BOC बराबर 2a है, और ये दोनों आपस में अगर सर्वांग सम है तो हाफ हाफ 2a को दो भागों में बांट देंगे, a आ जाएगा। अब अगर दोस्त मैं यहां पर क्या करूं, मैं अलग से हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको। अब मैंने क्या किया, त्रिभुज OBD ले लिया, यहां पर मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये ट्रायंगल OBD मैंने देखा, और मैंने कहा दोस्त इस ट्रायंगल OBD में आप क्या करो, यहां पर इस OBD में आप लगाइए, यहां पर क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगा देते हैं। तो अगर मैं यहां पर ट्रिगो लगाता हूं और मैंने कहा भैया ये एंगल बताओ, साइन एंगल ए, जिसे मैं साइन ए लिख रहा हूं, ये साइन ए किसके बराबर होगा, तो भैया साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही होता है साइन। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है भाई, 90 डिग्री अगर ये है तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। और BD की वैल्यू कितनी है, a/2, तो मैंने लिखा ये हो गया a/2, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर हाइपोटेन्यूज तो ट्रायंगल में एक ही होता है, वो हाइपोटेन्यूज क्या है, OB, जो किसके बराबर है, R के बराबर है, तो ये आ जाएगा R के बराबर। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है साइन A बराबर A अपॉन में 2R, यहां तक बात क्लियर है। अब अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, बहुत काम की बात है। यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो आप लिख सकते हो A अपॉन में 2 साइन A, ये आ गया R की वैल्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं, तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन लगा लोगे कि भैया ये सरकम रेडियस यहां पर किसके बराबर होगा, A अपॉन 2 साइन A के बराबर होगा। मतलब आपको ये एंगल अगर पता है तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो इसका सरकम रेडियस कितना होगा, और सामने वाली भुजा पता होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर। अब इसी तरीके से जैसे R बराबर A अपॉन 2 साइन है, अब जरा इसको मैं समझता हूं क्या लिखा हुआ है। R बराबर आया है आपके पास A अपॉन 2 साइन है, A का मतलब इस बिंदु के सामने वाली भुजा ये, और ये वाला एंगल मैंने लिया है ये वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि बाकी जरा एंगल्स के लिए बताओ, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, इसके सामने वाली भुजा कितनी है, B, तो ये आ जाएगा B, और अपॉन में एंगल कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन B। ये भी यहां पर भी इस तरीके से आ सकता है। या फिर एक तीसरा, जरा कमेंट में लिखिएगा, तीसरी वाली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, यहीं से आ जाएगा C अपॉन में ट्वाइस ऑफ साइन C, C अपॉन में ट्वाइस ऑफ साइन C। बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो कि अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल और उसके सामने की भुजा दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर कोई भी त्रिभुज है, एक कोण दे रखा है और उस कोण के सामने की भुजा दे रखी है, तो आप डायरेक्ट सरकम रेडियस वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहां पर अगर आप ये पता है, ए पता है एंगल और उसके सामने की भुजा, तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर एंगल बी पता है और इसके सामने की भुजा पता है तो सरकम रेडियस आ जाएगा। सिमिलरली विद सी। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिएगा, ठीक है। ये आ गया। तो देखो सरकम रेडियस का एक फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, बट
अब यहां पर एक और भी चीज आती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूनिवर्सली सब जगह लागू होगा, वो क्या है जरा उसको भी समझते हैं, एक केस करके हर एक केस को हम डिटेल में समझेंगे। तो अब जरा अगला केस में डिटेल में देखता हूं कि भैया देखो क्या हुआ, यहां पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। कोई डाउट इसमें नहीं होगा, यहां तक एकदम क्लियर है। अब इसके बाद देख लो, जो बात मुझे पता है, मैंने कहा कि भैया तीनों चीजें, मतलब एक केस तो ये हो गया, लेकिन एक यूनिवर्सल फॉर्मूला और भी है जो बड़ा प्रचलित है, उसको देखते हैं। तो अगर मैं इस भुजा को टोटल कितना मान ले रहा हूं, जैसे मैंने पहले माना था, दैट इज स्मॉल ए, ये भुजा कितनी आ जाएगी, ये भुजा आ जाएगी स्मॉल बी, और ये भुजा कितनी आ जाएगी, ये भुजा आ जाएगी स्मॉल सी। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहां पर। अब अगर मैं देखूं और मुझे ये एंगल पता है कि ये एंगल ए है, ठीक है, तो आपको एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूनिवर्सल फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो अभी बता रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ऐसा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, एक्स वाई साइन थीटा। एक मैं हालांकि बाद में चल के एरिया ऑफ ट्राइंगल पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टाइप से एरिया निकालना आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारे प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर लगाऊं और मैं लिखूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये बराबर किसके होगा, तो आप कहोगे साहब 1/2। अब अगर मुझे ये एंगल ए पता है तो ये हो जाएगा 1/2 BC, और ये कितना आ जाएगा साइन ए। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब जरा थोड़ी देर पहले देखो हमने कुछ पढ़ा, हमने यहाँ पे साइन ए बराबर A/2R पढ़ा। देखो सारे नोटेशन मैंने सेम ले रखे हैं। तो साइन ए की वैल्यू यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, इसके सामने वाली भुजा यानी A/2 इंटू सर्कम रेडियस, ये बात पढ़ी थी। अब इसी को मैं लगाता हूं यहां पर कि अगर मैं इस वैल्यू को रिप्लेस करूं तो मुझे पता है कि भैया साइन ए बराबर है A/2R के, तो मैं ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 1/2 BC, और साइन ए की जगह आ जाएगा A/2R। यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं यहां से डेल्टा देखूं तो ये आ जाएगा ABC/4R, ऐसे लिख सकता हूं भाई, ABC आ गया और नीचे 2 × 2R दैट इज 4R। अब यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं, जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, बड़ा प्रचलित फॉर्मूला है, तो R बराबर किसके आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा, R को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना बन जाएगा ABC/4 डेल्टा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है सरकम रेडियस का। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए सरकम रेडियस फाइंड आउट करने के। कैसा भी त्रिभुज हो, अगर आपको तीनों भुजाएं पता है तो अब आप वहां से क्या निकाल सकते हो, आप वहां से उसका सरकम रेडियस निकाल सकते हो। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। लगे आज मैं आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैंने आपको इससे पहले इन सेंटर वाले पार्ट में करा रखा है, लेकिन मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा हूं। ये फॉर्मूला एकदम आपको क्लियर हो गया है, कोई समस्या नहीं है, कहां से फॉर्मूला है एकदम क्लियर है। मैंने कहा इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी तीन भुजाएं हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है क्या होगा इसका सरकम रेडियस, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी। दिस इज योर होमवर्क, प्लीज इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि क्या बनेगा। आई होप ये बात आपको एकदम क्लियर होगी, कोई समस्या नहीं होगी, और ये क्वेश्चन होमवर्क है। अब इसके बाद आता है सरकम रेडियस या सरकम सेंटर के लिए एक और प्रॉपर्टी है। अब वो भी जरा स्पेसिफिक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है जरा वो भी हम समझ लेते हैं। तो जरा डिटेल में आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो क्या है अगली पार्ट, अगला पार्ट ये है कि भैया ट्राइंगल कौन कौन से बनते हैं। तो अगर मैं कोणों के आधार पे कहूं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले जो मैं केस देखूंगा वो सबसे पहला केस मैं देखूंगा राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, अब कुछ चीज डायरेक्ट बताऊं उससे बढ़िया है कि प्रूफ कर दूं। अब देखो अगर एक समकोण त्रिभुज है, मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है,
ठीक है, मान लो कि इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने H मान लिया, जो हम मानते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मैंने ऐसा यहां पर ये मान लिया। ठीक है, अब देख लो, अभी जस्ट मैंने आपको एक बात बताई कि कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो होती है ABC अपॉन में 4 डेल्टा, जहां ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं, तब हम यहां से परित्रिज्या निकाल सकते हैं। ABC का मतलब तीनों भुजाएं। अगर मैं इस केस में देखूं और मैं कहूं तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहोगे साहब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। मैं इसको कैपिटल से लिख ले रहा हूं, अगर मैंने तीनों किया हुआ है तो ये कैपिटल से लिख रहा हूं, तो PBH अपॉन में ये आ जाएगा 4, और डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा P इंटू में B। देखो ये और ये तो कट गया, ये और ये कट गया, वैल्यू किसके बराबर बनी, H/2 के। यानी अगर कोई समकोण त्रिभुज आपके पास आ गया तो इस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का आधा है वही होती है आपकी परित्रिज्या। अब जरा यहां से इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अगर मैंने ये कहा कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये है 6, ये है 8 और ये 10, आपसे पूछा गया कि साहब मुझे ये बताओ कि इसकी परित्रिज्या यानी सर्कम रेडियस कितना होगा, तो अब आप देख के बता सकते हो कि इसकी परित्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10/2 विच इज 5। यहां तक बात क्लियर। लेकिन मुझे एक बात समझ आती है, वो बात ये समझ में आती है कि जो सर्कम सेंटर है वो सर्कम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, और मुझे यह भी समझ में आ गया कि सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा है। तो अगर मैं यहां पर कहीं पर कहूं हाइपोटेन्यूज का आधा है, तो मतलब यहां पर कहीं पर इसके मिड पॉइंट पर मैंने मान लिया कि ये O है, तो ये तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई। मतलब क्या मैं समझा रहा हूं कि भैया अगर मैंने इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा तो ये वृत्त कैसे बनेगा, ये वृत्त कुछ ऐसे ही तो बनेगा, क्योंकि भैया इसकी तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी ये भी R होना चाहिए, ये भी R होना चाहिए और ये भी R होना चाहिए, तभी ये बात संभव है। क्योंकि भैया हमने प्रूफ कर रखा है कि R बराबर किसके होता है, H/2। तो अगर ये 10 थी तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी आपका क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इस बात को मैं रिवर्स भी प्रूफ कर सकता हूं। कैसे, जरा मैं समझा रहा हूं। ये बात तो क्लियर होगी ना कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट अगर मैंने मिला दिया तो मुझे सर्कम सेंटर वहां पे तुरंत मिल जाएगा, वहां से मुझे सर्कम रेडियस मिल जाएंगे। मैंने कहा इस बात को मैं रिवर्स भी प्रूफ कर सकता हूं। कैसे रिवर्स? अब रिवर्स प्रूफ करने का तरीका यह है कि अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं यहां पर ये मिड पॉइंट ऐसे मिला रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये पार्ट बराबर है आपस में और ये पार्ट आपस में बराबर है। यहां तक बात क्लियर? तो देखो आपको पता है कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भैया अगर ये एंगल थीटा है इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला भी एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं, इसके सामने वाले एंगल को अगर मैंने अल्फा लिख लिया तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ये भी कोई डाउट नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के। सो मैं निकाल सकता हूं थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो ये बात वाइस वर्सा भी प्रूफ हो गई कि समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। आई होप कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। अब अगर समकोण त्रिभुज का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उठा के डायरेक्ट बता सकते हो कि व्हाट इज द सर्कम रेडियस। इसको प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, लेकिन वो मैंने एक आपको बता दिया, दैट इज एनफ। नहीं तो r बराबर a/2 sin a, वहां पे sin a की वैल्यू रखोगे, वहां से भी आ सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है तो हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। तो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज का केस, लेकिन अदर भी केसेस हैं। तो अब जरा दूसरा आपको एक केस बता दे रहा हूं जिसपे मैंने ऑलरेडी काफी डिस्कशन कर रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर कहीं पर मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज आ गया, इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और अब समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि अगर मैंने ये लाइन खींच दी, मान लो कि मैंने कहा कि साहब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल, ये टोटल तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये टोटल भी कितनी है, ए है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यही मीडियन होगा, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, यही हाइट होगा, तो इस पर सेंट्रॉइड भी होगा, इस पर सेंट्रॉइड भी होगा यानी कि जी पॉइंट होगा। और यही पॉइंट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि देखो ये पॉइंट क्या क्या होगा, फिर से लिख दे रहा हूं, यही पॉइंट होगा सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक, यही पॉइंट होगा सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, यही पॉइंट क्या होगा आपके पास, यही पॉइंट होगा इन सेंटर, यही पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर ऑर्थो सेंटर। ये बातें मैंने हालांकि पहले भी बताई हुई है, ठीक है। तो अब सेंट्रॉइड से मुझे पता है कि ऊपर का पार्ट 2 होता है और नीचे का पार्ट 1 होता है। मैंने जब इन सेंटर आपको बताया था तो बताया था कि जो ये 1 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट आपका क्या होता है, ये 1 पार्ट होता है यहां पर इन रेडियस के बराबर, और जो ये 2 पार्ट होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सरकम रेडियस के बराबर यानी परित्रिज्या के बराबर होता है। यानी ये दूरी भी अगर मैं इसको मिला दूं, ये मिला दूं, तो ये सारी दूरी कैपिटल आर और ये कैपिटल आर होंगे। अब ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया हाइट, ये हाइट की तरीके से भी काम करेगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है, तो एडी क्या है, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया था 90 डिग्री पर ही है, तो जो ये एडी होगा समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के केस में √3/2 ए होता है हाइट। ये मैं प्रूफ कर चुका ऑलरेडी, तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अब अगर इसको मुझे 2:1 में बांटना है तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो √3/2 ए, इसको मुझे 2:1 यानी कि 3 भागों में बांटना है और मुझे 1 भाग की यहां से क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, 2 भाग की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि मुझे सरकम रेडियस चाहिए। ये और ये कट गया, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, वैल्यू कितनी बनेगी a/में √3, वैल्यू कितनी बनेगी a/में √3, यानी कि अगर कहीं पर मेरे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का सरकम रेडियस मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, दैट इज भुजा/में √3। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं। 2 ट्राइंगल के केस पढ़ लिए मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल का केस पढ़ लिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का केस पढ़ लिया, लेकिन 1-2 बड़े सिंपल से क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, तो जरा उन प्रॉपर्टीज को भी डिटेल में हम डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। क्या है जरा क्वेश्चन, अब देख लो, एक बनता है न्यून कोण त्रिभुज और एक बनता है अधिक कोण त्रिभुज, दोनों का केस देख लेता हूं। तो एक बन गया मेरे पास एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या है जरा समझिएगा। देखो, अगर कोई ट्राइंगल जिसके कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब देखो, अगर आप एक अंदाजा लगाओ कि मैं यहां पर इस भुजा का ABC नेमिंग कर दे रहा हूं, तो ABC में अगर मैं AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे ही तो बनेगा, यहां से ऐसे ऐसे कुछ जाएगा, ये ऐसे काटते हुए कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, मान लीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली यहां पर भी आप करोगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे काटते हुए जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे, और यहां पर ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट आपका बनेगा सरकम सेंटर। इसका मतलब क्या है, न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो आपको एक आइडिया लग गया कि ये कभी भी बनेगा तो ये न्यून कोण त्रिभुज में इसकी स्थिति कहां पर होगी, तो आप कह सकते हो साहब इसकी स्थिति इनसाइड द ट्राइंगल होगा। मतलब अगर कोई भी न्यून कोण त्रिभुज है यानी जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, तो वहां पर जो इसका परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के भीतर ही होगा। अब आपको सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि देखो इससे पहले आपने क्या पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा, उसमें हाइपोटेन्यूज पर बना हुआ है। वहां पर कहां पर बना हुआ था, वहां पर त्रिभुज के अंदर नहीं था, त्रिभुज के एक भुजा पर स्थित था। यहां पर ये त्रिभुज के अंदर स्थित है। और अगला जो बनता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या फिर जिसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब ये अधिक कोण त्रिभुज की क्या कहानी है जरा समझिए।
अब अगर मैं अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं तो अब देख लो बड़ा सिंपल है भैया, यहां पर ये ऐसे आ गया, यहां पर ये ऐसे आ गया, यहां पर ये ऐसे बनेगा। भाई ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने एक फिगर बना लिया कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा है। थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर बनाता हूं, इसी चीज को बस थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहा हूं। तो मतलब कुछ इस तरीके से बना लिया कि ये यहां पर रहा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साहब ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देख लो यहां पर क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना। अगर मैं सेम कंस्ट्रक्शन करूं, यानी इस वाली रेखा पर ये ABC मैंने ले लिया और अगर मैं AB पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो देखो कैसे ड्रॉ होगा। AB है, अगर मैं यहां पर B से लेकर A तक का आर्क ले लूं या आधी से बड़ा आर्क ले लूं तो एक आर्क यहां से ऐसे काटेगा, एक यहां से ऐसे काटेगा। A से लोगे तो ये ऐसे काट देगा, ये ऐसे काट देगा। कुल मिला के जो ये रेखा जाएगी ये कुछ इस तरीके से जा रही होगी। मैं थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ कर दे रहा हूं कि ये रेखा कुछ ऐसे जा रही होगी। ठीक है, इसको मैं जस्ट अ मिनट, ऐसे कुछ जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं BC पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मतलब यहां से जाएगा तो कुछ इस तरीके से जाकर ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे यहां पे जाएगा, यहां पर ऐसे कटेगा। तो आप देख रहे हो कि अभी तो मैंने सिर्फ दो भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, लेकिन वो ट्राइंगल के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, वो ट्राइंगल के बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली आप अगर AC का भी एंगल बाइसेक्टर आप आइडिया लगाओ कि यहां से काटोगे तो वो अल्टीमेटली कहीं बाहर ही काटेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो सरकम सेंटर है ये सरकम सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल होता है, ये सरकम सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। अब आपको ये बेसिक बात क्यों बता रहा हूं, सीधा सीधा आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। आपके पास तीन केस है, न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कर्ण पर स्थित होता है और अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। यहां से जब आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इसको चूंकि आपके लिए रेडियस यहां पे क्या होगा, रेडियस आपके लिए ये वाली भुजा होगी। जब आप इसको मिला दोगे तो ये आपका क्या है, दिस इज सरकम रेडियस। यहां से इसको मिलाओगे तो दिस पार्ट इज ऑल्सो सरकम रेडियस, यहां से इसको मिलाओगे तो दिस पार्ट इज ऑल्सो सरकम रेडियस। तो जब आप सर्कल कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहे होगे तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से आपके पास ड्रॉ होगा। एग्जैक्ट फिगर नहीं बना लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया एग्जैक्टली क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपका सरकम सेंटर त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो चारों केसेस मैंने आपको बता दिए जो पता होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल का केस पूरा प्रूफ कर दिया, इक्विलैटरल पूरा प्रूफ कर दिया और एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज के भी दोनों केसेस मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। तो देखो जो मेजर प्रॉपर्टी आपकी है यहां पर किससे, सरकम सर्कल से या फिर सरकम रेडियस से या फिर सरकम सेंटर से रिलेटेड, वो सारी प्रॉपर्टीज आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो अगला वीडियो है इसका एक पार्ट और लूंगा, चाहे तो मैं इसको लेता लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है। अगले पार्ट में इससे बेहतरीन, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे बेहतरीन क्वेश्चन, सारी टाइप ऑफ क्वेश्चन को कोशिश रहेगी कि मैं एक ही वीडियो में कवर करके आपको डिटेल में पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसी में कुछ केसेस आएंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस हम कर लेंगे ताकि आपको पूरे डिटेल में ये टॉपिक क्लियर हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब वीडियोस की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, जैसे अभी वीक में 2 जा रहे हैं, पिछले वीक गैप हुआ, रियली सॉरी फॉर दैट, बट अब आपको धीरे धीरे वीडियोस की फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारा टारगेट है CGL 2026, यानी 2026 में अगर आप पेपर दे रहे हो तो पूरी चीजें मैं बहुत डिटेल में आपको कवर करा दूं। अगला इसका हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं डलवा दूंगा, तो इसका आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करना है, आपको मेरी क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करना है। रिटन सब कुछ मैं खुद ही प्रोवाइड करके आपको दे रहा हूं और इसकी क्विज भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसकी क्विज भी दे लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी ताकि आपका ये पूरा कंसेप्ट डिटेल में कवर हो जाए। तो ऐसे और वीडियोस के लिए गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।